Hello everyone, welcome back to your YouTube channel Economics X. My name is Indu Sharma. So guys, today we are going to discuss about Indian economy and इस चैप्टर के अंदर, इस सब्जेक्ट के अंदर आप ये समझोगे कि किस तरीके से इकोनॉमी हमारी वर्क करती है। आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा है, मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा है, स्टैटिस्टिक्स पढ़ा है, बट इंडियन इकोनॉमी भी बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और इसको पढ़ने से आपको बहुत नॉलेज भी होगी कि किस तरीके से हमारा देश यानी कि हमारा देश इंडिपेंडेंस से पहले क्या किस स्थिति में था, किस तरीके से ब्रिटिशर्स के हाथ में था, कैसे हम एक तरह से गुलामी करते थे फॉरेन कंट्रीज की एंड कोई फ्रीडम नहीं थी, कोई डेमोक्रेसी नहीं थी, राइट। और इंडिपेंडेंस के बाद की स्थिति क्या रही, किस तरीके से हमारे देश में लोगों को रोजगार मिला, अनएम्प्लॉयमेंट जो बहुत ज्यादा था उससे एम्प्लॉयमेंट की तरफ हम मूव हुए, एग्रीकल्चर से हम इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ मूव हुए, राइट। तो वो सारी चीजें आपको इस इंडियन इकोनॉमी के अंदर पढ़ने को मिलेगी और ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। बट ये हमारे हाथ में है कि हम इस सब्जेक्ट को कितना इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं और कितना इंटरेस्ट हम क्रिएट करते हैं इस सब्जेक्ट के अंदर। आपको बहुत नॉलेज गेन होगी और ये प्रैक्टिकल अप्रोच से लिंक करते हुए हम हमारे देश में जो जो हुआ है, पॉलिटिकल इश्यूज क्या रहे हैं, वो सब चीजें हम इस इंडियन इकोनॉमी के अंदर पढ़ते हैं। इकोनॉमी जो होती है, इकोनॉमिक जो होता है वो क्या करता है, वो एक बिहेवियर को बताता है कि स्टडी करता है, डेटा के बेस पे स्टडी करता है। बट इकोनॉमी जो होती है वो एक क्या होती है, वो एक रियल फैक्टर को बताती है और उसको बताने के साथ वो किस तरीके से वर्क करती है वो हम इस चीज के अंदर पढ़ेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 टू 90, यानी कि 1947 टू 90 के अंदर हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट एक्सपीरियंस एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991। ये जो चैप्टर है ये 12 मार्क्स का आता है आपके एग्जाम में और 12 मार्क्स का आता है ये एग्जाम में। इसके अंदर फर्स्ट है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ईव वर्ड से ही क्लियर है कि इंडिपेंडेंस से पहले और इंडिपेंडेंस की के टाइम पर क्या स्थिति थी इंडियंस की और इंडियन पॉपुलेशन किस तरीके से ब्रिटिश के हाथ में थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज था यहाँ पर, ठीक है, हमारे इंडियन गवर्नमेंट का कोई राज नहीं था। तो ये इंडिपेंडेंस की पहले की स्थिति पढ़ेंगे, किस तरीके से एक्सप्लोरेशन होता था एग्रीकल्चर सेक्टर का, ठीक है। इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, इंडस्ट्रियल हो गया, ठीक है, और फॉरेन ट्रेड हो गया। इंडस्ट्रियल हो गया और फॉरेन ट्रेड हो गया, ये तीन चीज होती थी जिसका एक्सप्लोरेशन किया जाता था। किसके द्वारा किया जाता था? ब्रिटिश के द्वारा। फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इसके अंदर हम क्या फीचर्स थे, फिर एक एक पॉइंट को हम क्लियर करेंगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस की क्या स्थिति थी, इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंटरनेशनल ट्रेड ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, डेमोग्राफिक प्रोफाइल क्या थी, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या था, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ये यानी कि 8 पॉइंट्स है, इसके बारे में हम टू दी पॉइंट डिस्कस करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है और नॉलेज बेस्ड के लिए भी आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली हमें पता होना चाहिए कि हमारी इंडियन इकोनॉमी में किस तरीके से इंप्रूवमेंट्स हुए और किस तरीके से हम ब्रिटिश के हाथ से फ्री हुए, राइट। तो वन बाय वन हम क्लियर करते हैं सारे पॉइंट्स को। पॉइंट है कॉलोनियल एक्सप्लोरेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी अंडर ब्रिटिश रूल। इसके अंदर तीन चीजों का एक्सप्लोरेशन किया गया था ब्रिटिश के द्वारा। तीन चीज ये थी, फर्स्ट था एग्रीकल्चर सेक्टर, सेकंड था इंडस्ट्रियल, ठीक है, एंड थर्ड था फॉरेन ट्रेड या इंटरनेशनल हम ट्रेड बोल सकते हैं। ये तीन पॉइंट थे जो एज पर योर सिलेबस जो ब्रिटिशर्स थे उनके द्वारा क्या किया गया था, एक्सप्लोइट किया गया था एग्रीकल्चर सेक्टर को, इंडस्ट्रियल सेक्टर को एंड फॉरेन ट्रेड को। अब हम देखते हैं किस तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर को एक्सप्लोइट किया गया था ड्यूरिंग बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। एग्रीकल्चर सेक्टर को जो एक्सप्लोइट किया गया था बाय जमींदारी सिस्टम के द्वारा एक्सप्लोइट किया गया था। अब जमींदारी सिस्टम क्या था कि जो जमींदारी सिस्टम जो होता वो क्या होते थे कि ऑनर ऑफ द सॉइल, यानी कि इनको क्या बताया जाता था, ये उस लैंड के ऑनर इनको बताया जाता था, ऑनर ऑफ द सॉइल। अब ये क्या करते थे कि जो ऑनर थे वो क्या करते थे, जो ब्रिटिशर्स थे उनको क्या करते थे, एक फिक्स्ड अमाउंट पे करते थे, ठीक है। जो भी ये इनको अर्न होता था वो किसको, ब्रिटिशर्स को एक फिक्स्ड अमाउंट, एक फिक्स्ड रेवेन्यू होता था, वो किसको पे करते थे, ब्रिटिशर्स को करते थे, ठीक है। तो क्या होता था, अब जो गवर्नमेंट यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट थी इंडिया में, तो उनको एक फिक्स्ड अमाउंट चला जाता था, वो कौन देते थे, जमींदार देते थे। और जमींदार जो होते थे वो अपने आप को क्या बताते थे कि उस लैंड का ऑनर बताते थे अपने आप को, ठीक है। और जो टिलर ऑफ द सोइल होते थे, यानी कि जो कल्टीवेटर होते थे, टिलर ऑफ द सोइल,
जो उस लैंड पे वर्क करते थे, फार्मर्स जो उस लैंड से प्रोडक्शन करते थे, ठीक है, उनको क्या दिया जाता था, जमींदार जो होते थे वो एक सब्सिडेंस यानी कि एक सर्वाइवल के लिए एक मिनिमम अमाउंट देते थे। क्या देते थे? मिनिमम अमाउंट देते थे ताकि उनका एक सर्वाइवल हो सके, और बाकी का जो सिस्टम, बाकी का जो रेवेन्यू होता था वो जमींदार अपने पास रखते थे। तो इस तरीके से जो ब्रिटिशर्स है उन लोगों ने क्या किया था, एग्रीकल्चर सेक्टर को क्या किया था, एक्सप्लॉइट किया था इंडियन इकोनॉमी के अंदर। और जो जमींदार थे वो क्या करते थे, अपनी अच्छी लग्जरी चीज पे इन्वेस्टमेंट करते थे, बट जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उस पे कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे। कौन नहीं करते थे? जमींदार नहीं करते थे। नो इन्वेस्टमेंट, कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे। किस चीज के लिए? कि अगर हम किसी लैंड पे कोई काम कर रहे हैं, कोई एग्रीकल्चर कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उसमें दोबारा तो हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है ना डेवलपमेंट के लिए। तो जो जमींदार थे वो सारा रिवेन्यू अपने पास रखते थे, कुछ अमाउंट गवर्नमेंट को देते थे, कुछ सर्वाइवल के लिए किसको देते थे, कल्टिवेटर को देते थे, और जो इन्वेस्टमेंट के लिए, जो डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट किया जाता था उस पर वो 1 रुपए भी खर्च नहीं करते थे, यानी कि नो इन्वेस्टमेंट। तो इस तरीके से जो इंडियन इकोनॉमी थी उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको क्या किया गया था, एक्सप्लॉइट किया गया था। किसके द्वारा? जमींदारी सिस्टम के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था पहले क्या था, हैंडीक्राफ्ट हुआ करता था, यानी कि प्रायर ब्रिटिश जो हैंडीक्राफ्ट होता वो वर्ल्ड वाइड क्या होती थी, इसकी रेपुटेशन होती थी। वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन किसकी थी? रेपुटेशन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट की। हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट की वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन थी प्रायर ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब क्या होता था कि जो ब्रिटिशर्स थे, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो क्या करती थी, इस हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट यानी कि हमारी जो इंडस्ट्री हैंडीक्राफ्ट की थी, हैंडीक्राफ्ट की, उसको भी वो एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करती थी। कौन करती थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब इसने कैसे करना शुरू किया? 2 तरीके से इसने हैंडीक्राफ्ट को एक्सप्लॉइट किया। फर्स्ट वन है हैवी ड्यूटी ऑन एक्सपोर्ट। हैवी ड्यूटी ऑन एक्सपोर्ट, जब आप हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट यानी कि एक्सपोर्ट पर हैवी ड्यूटी लगा दोगे तो जो हमारी जो फॉरेन डिमांड है, जो बाहर के लोग क्या कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। जो फॉरेन डिमांड है वो क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, ठीक है, क्योंकि हैवी एक्सपोर्ट पे क्या लगाया, हैवी ड्यूटी लगाई। तो जो फॉरेन कंट्री जो हमारे हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट को जो परचेज करती थी वो नहीं करेगी, क्योंकि एक्सपोर्ट ड्यूटी ज्यादा लग गई है, हैवी टैरिफ ट्रेड लग गया है एक्सपोर्ट के ऊपर। तो जो फॉरेन डिमांड है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इस तरीके से इन्होंने क्या किया, डिस्ट्रॉय किया। किसको डिस्ट्रॉय किया? हैंडीक्राफ्ट को। अब ड्यूटी फ्री इंपोर्ट, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट मतलब जो डोमेस्टिक डिमांड है उसको भी रिड्यूस कर दिया। अब डोमेस्टिक डिमांड को कैसे रिड्यूस किया, डोमेस्टिक डिमांड है उसको भी रिड्यूस कर दिया इसने। किसने कर दिया? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। कैसे किया? कि जो इंपोर्ट यानी कि जो हम लोग हैं, हम इंडियंस जो बाहर की चीजें लेते थे, तो वो अगर टैक्सेस ज्यादा देता रखता तो हम लोग डेफिनेटली नहीं लेते, हम हैंडीक्राफ्ट को ही लेते। तो ड्यूटी फ्री इंपोर्ट करने का जो एक पॉइंट था वो इसी वजह से था, ताकि ड्यूटी फ्री इंपोर्ट रहे, यानी कि हम ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट कर सकें, यानी कि बाहर की मशीन मेड प्रोडक्ट है उसको हम ले सकें। मशीन मेड प्रोडक्ट को कौन ले सके? इंडियंस ले सके, और अपना जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट है उसको क्या कर सके, अवॉइड कर सके। तो इसने दोनों ही केस में, यानी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसने दोनों ही पॉइंट में, यानी कि फॉरेन डिमांड है उसको भी कम रखा, किस लिए? एक्सपोर्ट पे हैवी ड्यूटी चार्ज कर दी, और डोमेस्टिक डिमांड है उसको भी कम किया। क्यों? क्योंकि उसने ड्यूटी फ्री इंपोर्ट कर दिया। तो दोनों ही केस में किसका लॉस हुआ, किसका एक्सप्लोइटेशन हुआ? इंडियन पॉपुलेशन यानी कि इंडियन इंडस्ट्रीज का। और इंडियन इंडस्ट्री क्या थी? हैंडीक्राफ्ट की थी। उस टाइम पर क्या था, हैंडीक्राफ्ट बहुत हुआ करता था, और बहुत रेपुटेशन थी हमारे प्रोडक्ट की, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट की, और वर्ल्ड वाइड इसकी रेपुटेशन थी। बट ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये सब नहीं कंफर्टेबल था, उनको हमेशा हमारे इंडियन इकोनॉमी को क्या करना था, डिस्ट्रॉय करना था, इसलिए वो ये सारी चीजें करते थे, क्योंकि उन्हीं का ही राज था यहाँ पर इंडिया में। सो नाउ हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इस तरीके से उन्होंने इंडस्ट्रीज को एक्सप्लॉइट किया, एग्रीकल्चर को किया। अब इंटरनेशनल ट्रेड को कैसे एक्सप्लॉइट किया वो हम देखते हैं, यानी कि एक्सप्लोरेशन 3 चीजों में हुआ है, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में एंड इंटरनेशनल ट्रेड में। इंटरनेशनल ट्रेड में होता है डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। ये क्या होता है भाई? ये होता है कि कुछ पॉलिसी अपनाई, कैसे? ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट एंड ड्यूटी फ्री इंपोर्ट। ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट क्यों किया?
ताकि जो इंडियंस रॉ मटेरियल बनाते थे, जो इंडियन रॉ मटेरियल होता था वो क्या करते थे, जो ब्रिटेन की इंडस्ट्री होती थी उनके लिए क्या करते थे, रॉ मटेरियल भेजते थे। अब ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट कर दिया तो ज्यादा से ज्यादा रॉ मटेरियल क्या होता था, ब्रिटेन जाता था। रॉ मटेरियल का क्या करते थे, ये एक्सपोर्ट करते थे। कौन करते थे, इंडियंस। ठीक है, इंडियन ट्रेड में, इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड के बीच में जो भी होता था इंडिया में और बाहर की कंट्री जो ट्रेड करती थी इन बिटवीन, तो ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट करने का जो मेन पॉइंट जो था वो ये था कि ताकि रॉ मटेरियल को अच्छे से एक्सपोर्ट कर सके और जो ब्रिटेन की जो नीड्स हैं रॉ मटेरियल को लेके वो क्या हो सके, फिल हो सके। और ड्यूटी फ्री इंपोर्ट का पॉइंट ये था ताकि जो फिनिश्ड गुड्स यानी कि रॉ मटेरियल से जो भी फिनिश्ड गुड्स बनता था कंप्लीट होके, तो ड्यूटी फ्री इंपोर्ट कर दिया ताकि जो इंडियंस है वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सके, फिनिश्ड गुड्स ले सके। यानी कि ब्रिटेन का जो मार्केट है वो इंडिया में आराम से हो सके और जो ब्रिटेन है वो अपनी चीजों को अच्छे से इंपोर्ट कर सके और डोमेस्टिक डिमांड इंक्रीज हो। तो अल्टीमेटली क्या हुआ था, ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट करने से रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करता था इंडिया, और रॉ मटेरियल में क्या आ जाता था, कॉटन, इंडिगो, है ना, जूट, टी और शुगर केन, ये सारी चीजें जो होती थी वो रॉ मटेरियल होती थी। और इनसे जो भी फिनिश गुड्स बनता था उसका क्या करता था, ब्रिटेन इंपोर्ट करता था ताकि क्या हो सके, उसकी जो इंडिया में डिमांड है वो एक्सपेंड हो सके। ठीक है, डिमांड जो है इंडिया में वो क्या हो सके, एक्सपेंड हो सके। और जो ब्रिटिश गुड्स है वो उसका, ब्रिटिश गुड्स को डेफिनेटली इंडियंस लोग भी इंडियन मार्केट में भी पसंद करते थे क्योंकि मशीन मेड्स होती थी, पूरा वो अच्छे से तैयार होके आती थी। और इंडिया के पास इतना कैपिटल नहीं हुआ करता था कि वो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर सके। तो इस तरीके से जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने बहुत गंदी तरीके से इंडियन इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट किया था बिफोर इंडिपेंडेंस। और एक टाइम ऐसा हुआ था डिस्क्रिमिनेटिव टैरिफ पॉलिसी की, जो इंडिया है वो क्या बन गया, इंपोर्टर बन गया फिनिश्ड गुड्स का। ठीक है, और एक्सपोर्टर बन गया किसका, रॉ मटेरियल का। रॉ मटेरियल का क्या करता था, एक्सपोर्ट करता था, और फिनिश्ड गुड्स का क्या करता था, इंपोर्ट करता था। क्यों करता था, क्योंकि ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट था और ड्यूटी फ्री इंपोर्ट था। सो कॉलोनियल एक्सप्लोटेशन की वजह से इंडियन इकोनॉमी क्या हो गई, स्टैग्नेंट हो गई और बैकवर्ड हो गई। स्टैग्नेंट मतलब कोई भी ग्रोथ नहीं होती थी इंडियन इकोनॉमी में, और जो जहां था वो वैसे ही, और बैकवर्ड होती चली गई लोगों में। मतलब और बुरी तरीके से लोग क्या हो गए, ट्रैप होते चले गए ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर। और इस तरीके से हमारा जो एक्सप्लोइटेशन डे बाय डे बढ़ता रहा। किसके द्वारा हुआ था ये, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। अब कुछ फीचर्स हैं वो हम देखते हैं कि क्या फीचर्स है इंडियन इकोनॉमी के ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। सो नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज स्टैग्नेंट इकोनॉमी। स्टैग्नेंट मतलब क्या होता है कि ग्रोथ ही नहीं होना। जो हमारी इकोनॉमी में जो ग्रोथ थी वो बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। ठीक है, तो स्टैग्नेंट मतलब फिक्स हो गई थी, कोई ग्रोथ नहीं थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इतनी गंदी तरीके से अपना राज चला रखा था और ब्रिटिश गवर्नमेंट ही थी। और जो जमींदार थे वो भी ब्रिटिशर्स के साथ ही मिले हुए थे क्योंकि उन लोगों का प्रॉफिट होता था। बट जो एक्चुअल कल्टिवेटर थे, टिलर ऑफ द सॉइल थे, जो एग्जैक्टली प्रोडक्शन करते थे, उन लोगों को कुछ भी नहीं मिल पाता था। ठीक है, तो इसी वजह से इकोनॉमी क्या होती चली गई, स्टैग्नेंट होती गई, ग्रोथ नहीं होती थी। इन 1860 एंड 1945, 1860 एंड 1945 जो पर कैपिटा इनकम थी वो कितनी थी, 0.5% पर एनुअम, बहुत लो थी। ठीक है, एंड 1925 टू 1950 इट वाज 0.1% पर एनुअम। सो इंडियन पॉपुलेशन लिव्ड इन पॉवर्टी, पॉवर्टी क्योंकि गरीबी रेखा पे ही रहती थी। ऑफकोर्स पर कैपिटा इनकम नहीं थी, लोगों के पास रोजगार नहीं था, और जो लोग थोड़ा बहुत कमाते थे तो वो जमींदार ले लेते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट ले लेती थी, तो उन लोगों के पास अपना कुछ बचता ही नहीं था। ठीक है, स्टार्वेशन होने लगी, भुखमरी फैल गई बहुत ज्यादा तरीके से, है ना। लोगों के पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं था, घर नहीं था, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बिल्कुल खत्म, कुछ भी नहीं था उस टाइम पर। तो इस तरीके से हमारी इंडियन इकोनॉमी में बहुत कुछ फेस करना पड़ा था यहाँ के इंडियंस लोगों को, इंडियन हमारी पॉपुलेशन को, हम लोगों को बहुत कुछ फेस करना पड़ा था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है बैकवर्ड इकोनॉमी। इन 1947 टू 48 में जो पर कैपिटा इनकम थी वो कितनी थी, जस्ट 230। ठीक है, एंड वर्ल्ड ऑफ पॉपुलेशन जो थी वो बहुत लो थी, बहुत गरीब थे सब लोग। अनएम्प्लॉयमेंट बिल्कुल अपनी हाई पोजीशन पे था, बहुत बेरोजगारी थी। ठीक है, एंड एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस था। 72% पॉपुलेशन जो थी वो 72% पॉपुलेशन वो किस में एंगेज थी, एग्रीकल्चर में। ठीक है, और वो कितना कंट्रीब्यूशन कर पाती थी जीडीपी पे, यानी कि पर कैपिटा इनकम पे, ओनली 50% पे।
ठीक है। प्रोडक्टिविटी जो थी वो बहुत लो थी, यानी कि जो प्रोडक्शन होता था वो क्या होता था, बहुत लो था। जो पर हेक्टेयर आउटपुट व्हीट यानी कि गेहूं जो था वो ओनली 660 केजी था, और राइस जो था वो 710 यानी कि 710 केजी था। फूड ग्रेन जो था वो मतलब बहुत एक सर्वाइवल, एक सब्सिडेंस के लिए ही था, इतना ज्यादा नहीं था। इट वाज ओनली 5 to 7 लाख था इन 1947 टू 1948 में। तो इस तरीके से जो इंडियन इकोनॉमी थी वो बहुत बुरी तरीके से ट्रैप थी, और ब्रिटिशर्स पूरा अपना राज चलाते थे। गरीबी, बैकवर्डनेस, स्टैग्नेंट, ये सब तरीके से हम लोग फेस करते थे, पॉपुलेशन हमारी, और जो पॉवर्टी थी वो तो बहुत ही हाई लेवल पे थी, राइट। तो गाइज ये पॉइंट्स थे कुछ। नेक्स्ट पॉइंट है इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस। तो जो इंडस्ट्रीज थी, जो लैक ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज जो थी उनकी बहुत कमी थी। मशीन मेड प्रोडक्ट को क्या किया जाता था, अवॉइड किया जाता था, क्योंकि प्रोडक्शन मशीन मेड तब होगा ना जब हमारे पास कैपिटल होगी, है ना, और कैपिटल के साथ हमारे पास इंडस्ट्रीज होंगी जो मशीन मेड प्रोडक्ट बनाती होंगी, ठीक है। तो वो सब तो नहीं था, उन सब चीजों की कमी थी। स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्री वो थी बिल्कुल रियूंड हो गई थी, यानी कि बर्बाद हो गई थी, आउट एंड डाउन हो चुका था कॉटेन कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। इंडियन इंडस्ट्री वर डिपेंडेंट अपॉन ब्रिटेन। ठीक है, ये किस पर, ब्रिटेन पर डिपेंड थी, यानी कि जो मशीन मेड प्रोडक्ट या कैपिटल गुड्स जो होती थी वो क्या करती थी, इंडियन इंडस्ट्री जो होती थी वो इम्पोर्ट करती थी ब्रिटेन से। कहाँ से इम्पोर्ट करती थी, ब्रिटेन से इम्पोर्ट करती थी। तो फुली क्या होती थी, डिपेंडेंट होती थी ब्रिटेन पे। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर था, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत पुअर था, यानी कि इन 1948 में जो पावर जनरेशन था वो कितना था, 2100 मेगावाट था। और जो रेलवे लाइन थी उसकी जो लेंथ थी वो थी 53596 किलोमीटर ओनली। और जो पक्का रोड होता था, ठीक है, का रोड था उसका कवरेज था ओनली 155,000 किलोमीटर, यानी कि 155,000 किलोमीटर ओनली। लिमिटेड अर्बनाइजेशन था, यानी कि अर्बन लोग जो थे वो बहुत कम थे, रूरल लोग ज्यादा थे। इन 1948 में 14% पॉपुलेशन जो थी वो कितनी थी, अर्बन एरिया में थी, और बाकी रिमेनिंग जो थी वो किस में थी, रूरल एरिया में। यानी कि हम बोल सकते हैं कि 1948 में जो अगर 14% किसमें थी, अर्बन अर्बन पॉपुलेशन थी, तो रिमेनिंग यानी कि 86% क्या थी, रूरल एरियाज में पॉपुलेशन रहती थी, क्योंकि उनके पास कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। एग्रीकल्चर ही एक सिर्फ एक वो था सिंगल सेक्टर जिसमें क्या करते थे लोग, काम करते थे, और अदर कोई स्टेब्लिशमेंट नहीं था, कोई डेवलपमेंट नहीं था, ठीक है। तो ये सब चीजें नहीं थी, यानी कि 72% पॉपुलेशन वो किस में थी, एग्रीकल्चर सेक्टर में थी। तो इस वजह से क्या हुआ था, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी। तो अर्बन एरियाज में लोग नहीं आते थे, रूरल में ही अपना गुजारा करते थे, एग्रीकल्चर सेक्टर पे ही डिपेंड रहते थे, कोई ऑप्शन नहीं था, कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। ऐसा नहीं था कि आना नहीं चाहते थे, अपॉर्चुनिटी ना होने की वजह से लोग नहीं मूव करते थे। नेक्स्ट आता है कोलोनियल इकोनॉमी। इसमें क्या होता है कॉलोनियल में, कि इंडियन इकोनॉमी को किस तरीके से एक्सप्लॉइट किया गया वो हमने सारा पढ़ा ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो ब्रिटिश अपना फायदा करने के लिए, यानी कि अपनी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए, अपनी इकोनॉमी को और अच्छा करने के लिए जितना उससे हो सकता था वो इंडियन इकोनॉमी को क्या करती थी, एक्सप्लॉइट करती थी, ताकि लोगों के पास कुछ भी ना रहे, इंडियन इकोनॉमी बुरी तरीके से मतलब वो हो जाए, खराब हो जाए, कुछ रहे ही ना इंडियन के पास। तो इस तरीके से वो अपना फायदा के लिए इंडियन इकोनॉमी को जहां तक उसने एक्सप्लोइट करना चाहा वो कर सकी, ठीक है, आराम से। और इस तरीके से हमारा जो इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस की जो सिचुएशन थी वो सारी चीजें हमने देखी। लेकिन इन डिटेल्ड एग्रीकल्चर सेक्टर में किस तरीके से क्या क्या हुआ था, इंडस्ट्रियल सेक्टर में कैसे हुआ था, फॉरेन ट्रेड में कैसे हुआ था, राइट, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या था, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस क्या था, वो सारी चीजें इन डिटेल्ड हम वन बाय वन कंप्लीट करेंगे। ये बेसिक इंट्रोडक्शन है ताकि आपको एग्जैक्ट पॉइंट्स पता हो कि ये हुआ था। जब आप डिटेल में पढ़ोगे इन पॉइंट्स को तो आपको चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी। सो गाइज आपको ये मेरे को लगता है अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो गाइज डू सब्सक्राइब माई चैनल मोर एंड लाइक एंड शेयर। सो गाइज थैंक यू सो मच।